रिफ्लेक्शन लास्ट क्लास में फिनिश किया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मोस्टली बच्चों को पता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इफ द रेज इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, अलग एक मीडियम है, दूसरा मीडियम अलग है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है μ1, दूसरे का है μ2। कोई कहेगा सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे। और दो मीडियम को सेपरेट करने वाला अभी जो हमने दिखाया है प्लेन सरफेस, वो प्लेन सरफेस है, ये कर्व्ड भी हो सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं नॉर्मल से, देन ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है, कुछ अलग डायरेक्शंस में जाएगा, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, एंड दैट इज μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin I, है ना। μ1 इज द फर्स्ट मीडियम, μ2 इज द सेकेंड मीडियम। μ1 फर्स्ट मीडियम का मतलब जिसमें इनिशियली रेज है, और दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal to the surface at point of incidence. All are in सेम प्लेन, जैसा वहां पे रिफ्लेक्शन में था। तब बात आती है कि सर ये म्यू आपने क्या लिख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये? ठीक है, सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड। सर एक छोटा सा सवाल लिया था बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट मैंने जान के दे दिया था 3c/2। बहुत सारे बच्चों ने नहीं ध्यान दिया, गौरव ने ध्यान दिया, ये नहीं हो सकता है, फिर मैंने करेक्ट किया है 2c/3। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में c से कम ही होगा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ऑलरेडी, तो इस केस में आ गया। बहुत ही इजी सवाल बच्चों। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? इफ लाइट travels from one medium to other, then velocity चेंज हो रहा है। और क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ विल चेंज।
but frequency remain same. Why frequency remains same? Because this is properties of source. कौन सा सोर्स? जो इसको प्रोड्यूस किया है, जो लाइट को प्रोड्यूस किया, तो वो कैसे वाइब्रेट हो रहा था, क्या उसका था? तो कोई भी वेव है, इट्स नॉट अबाउट लाइट वेव, साउंड वेव भी हो या कोई भी वेव हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। और तुम्हें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर f सेम रह गया, v चेंज हुआ तो लैम्डा विल चेंज। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि एक लाइट वेव है जिसमें इसका वेवलेंथ एयर में सपोज लैम्डा नॉट है, एयर या वैक्यूम में, और किसी मीडियम में आया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है किसी मीडियम का, तो इसमें वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा? ठीक है ना? तो तुम कहोगे सर म्यू कैसे डिफाइंड है? c अपॉन v, है ना? c इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इंटू लैम्डा नॉट। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? f वही रह जाएगा इंटू लैम्डा। समझ में आया? सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा नॉट बाई म्यू। या ऐसे भी कह सकते हैं म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम इंटू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू किसी मीडियम का सपोज म्यू1 है, उसमें लैम्डा 1 होगा तो ये रहेगा। सो व्हाट वी कैन derive is mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2 is equal to dot dot 1 into lambda naught। अब यहां से ये समझ में आ गया होगा लैम्डा 1 क्या है? उस पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, उसी पर्टिकुलर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 में उसका वेवलेंथ लैम्डा 2, और एयर में या वैक्यूम में लैम्डा नॉट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। से छोटा सा क्वेश्चंस लेता हूं। अथर्व गावली, कुछ दिक्कत? कुछ पूछा? नो बताया? नहीं सर, वो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या पूछा था, अच्छा तो अच्छा उसके ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। छोटा सा सवाल, वेवलेंथ एयर का रफली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मतलब एक से स्लाइटली कम होगा, बहुत छोटा, तो 1 ही मानते हैं। 600 नैनोमीटर, find its wavelength when it travels through a glass of refractive index 3/2। बहुत ही छोटा सा सवाल है, मैं किससे पूछूं? चैतन्य भाई बता दो तुम्हें। 400। सो इसमें कुछ था ही नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय म्यू, है ना? दूसरा सवाल,
कुछ नए बच्चे आज लग रहा है, कोई नया है क्या जो पहला क्लास कर रहा है? नहीं है कोई। If wavelength in water is 500 nanometer, then what will be its wavelength in glass? अगर refractive index of the glass is 3/2, refractive index of water is 4/3. किससे मैं पूछूं ये सवाल? तो देखता हूं। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन किया। लिखने का तरीका μ12 लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, और ये होगा क्या μ1/μ2 v1 के टर्म में लिखा है, तो दिस इज द रिलेशन। और एक और रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये लिख दिया, μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 इज इक्वल टू 1 into c, मतलब c। नाउ बच्चों, एक्चुअली में किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो ना अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वो अलग हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है, लेकिन होता है। तो ये भी यहाँ पे बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द लाइट वेव, कि किस वेवलेंथ का है, 600 नैनोमीटर का है कि 500 नैनोमीटर का है। तो ये जो डिपेंडेंस है वो ऐसा होता है a प्लस सम b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और भी होता है, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो ये भी यहां पे बता दिया। लैम्डा इज वेवलेंथ, a and b are constant for that. For the medium. So कोई पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर मैं कहूं कि उस पे रेड लाइट अगर इंसिडेंट कराया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, और अगर वायलेट लाइट इंसिडेंट कराया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी है। तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। क्या रिलेशन लिखें? रेड छोटा है। अगर लैम्डा बड़ा होगा, इफ लैम्डा इंक्रीजेज, तो लैम्डा अगर बड़ा होगा बच्चों तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, तो म्यू विल डिक्रीज, है ना, छोटा होगा। तो उसने बहुत सही बताया कि रेड का लैम्डा बड़ा होता है, वायलेट का लैम्डा छोटा होता है, तो दिस इज द रिलेशन। चलो, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। So, बच्चों रिफ्रैक्शंस में मैं पहले स्टार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस।
और फिर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो आज मैं कोशिश करूंगा प्लेन सरफेस वाला। हाँ, मैंने बोलना भूल गया चैतन्य, पिछला जो इक्वेशंस है, हाँ मैं ये बोलना भूल गया, दिस इज कॉल्ड Cauchy's equations. Cauchy's equations. सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस आज फिनिश करेंगे, हालांकि प्रिज्म उसमें आता है, प्रिज्म आज फिनिश नहीं होगा। और फिर जो पूरा चैप्टर का रे ऑप्टिक्स का हर्ट है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, जिसमें लेंस ये सब आएगा। तो उस पर सबसे ज्यादा टाइम वहां पे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। ठीक है, तो आज तो बस बेस ऐसे ही बना रहे हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अगर ग्रेटर है μ1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, होगा ना? हाँ सर। तुम लोग पढ़े होगे इसको। अगर म्यू छोटा है, इफ म्यू इज ए स्मॉल, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। तो रट्टा मारे होगे कि इफ लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर का मतलब जिसका म्यू बड़ा हो, म्यू बड़ा हो मतलब जिसमें स्पीड कम हो, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं। देयर इज ए प्लेट या कोई भी एक ग्लास प्लेट है समझो, और इसका थिकनेस सपोज थिकनेस इज W and a light rays incident on this, जो भी म्यू है उसके अकॉर्डिंगली इसका कुछ बेंड होगा, लाइट विल बेंड एंड देन ये दोनों सरफेस पैरेलल है, पैरेलल ग्लास प्लेट, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रूव कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। कैन यू प्रूव दिस? और अगर ये बराबर होगा तो light rays was going actually originally in this direction, but after diffraction ये गया। अगर E equal to I, that means this becomes parallel, लेकिन उसी लाइन पे नहीं रहा, डायरेक्शन तो वही रहा बट शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। So we have to derive formula for the parallel shift. ये कितना होगा? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सपोज एयर है, ये भी एयर है। सो हमारा आंसर जो होना चाहिए पैरेलल शिफ्ट का, कितना शिफ्ट हुआ है, वो आंसर होना चाहिए W I एंड म्यू के टर्म में।
try it. I am giving you 1 minute time, 2 minutes time. तो तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं कर रहा हूं, तुम लोग मुझे हेल्प करना। मुझे बच्चों ये नाम देता हूं कुछ, A B C D, कुछ ऐसे नाम दे दिया है। तुमने अपना अलग नाम दिया होगा तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लिखना। मुझे निकालना क्या है, पैरेलल शिफ्ट कितना है। पैरेलल शिफ्ट जो है वो है CD। हमारा टारगेट निकालना है CD कितना होगा। AB is given, I is given, R तो नहीं दिया लेकिन निकाल सकते हैं, स्नेल्स लॉ से, क्योंकि म्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मुझे CD निकालना है बच्चों, तो व्हाट इज दिस एंगल। दिस एंगल इज I माइनस R। सो हम लोग कह सकते हैं CD इज इक्वल टू AC साइन I माइनस R। इतना बोल सकते हैं ना। ये 90 डिग्री है, AC हो गया हाइपोटेनस और CD हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। मानसी क्लियर। लेकिन AC तो नहीं दिया, मुझे दिया हुआ AB। सो ऑल्सो AC cos R is equal to AB. That implies AC is equal to AB, that means W upon cos R. So AC का वैल्यू पुट कर लिया, W upon cos R। W दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, तो साइन I माइनस R को भी ब्रेक कर लेते हैं। साइन I cos R माइनस cos I sin R। That means CD is equal to W sin I, यहां तक तो दिया हुआ है, माइनस cos I is also given, और आ गया ये tan R आ गया। R is not given, तो we have to replace tan R। क्या दिया हुआ, म्यू। As we know that mu sin R is equal to 1 air का refractive index into sin I। So sin R is sin I by mu, but मुझे replace करना क्या है, tan R। तो tan R क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर sin I अपॉन, ये है हाइपोटेनस। ये साइन आई को परपेंडिकुलर जैसा ट्रीट करेंगे, म्यू को हाइपोटेनस। मुझे चाहिए बेस, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर लिया है। CD W, ये मेडिकल वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन आई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस आई साइन आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। गौरव सही किया क्या? हाँ सर। बस सुंदर सा रिजल्ट दिख रहा है यार, मुझे तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। साइन आई को कॉमन ले लो,
1 माइनस कॉस आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अपूर्वा पाटिल, क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत हुआ डेरिवेशन में? नो सर। गुड। धनंजय, सर, हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई जो किया हुआ है साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, वो कैसे मल्टीप्लाई किया आपने? मतलब ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो कॉस नहीं दिया हुआ है ना, आपने हाँ, मल्टीप्लाई क्या कैसे? क्या नाम है? मानसी बोल रही है? हाँ सर। ठीक है मानसी, तो एक नोटबुक में ना एक फॉर्मूला लिख लो अभी, ठीक है? देखो मैं अभी लिखा रहा हूँ, साइन ए माइनस बी, है ना? जैसे जैसे सीखते जाते हैं, सभी एक आया तो अभी सीख लेते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दिखा क्या जो मैंने लिखा? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? ये मैथमेटिकल टूल में पढ़ाता है, जो मैंने स्केप कर दिया, मैंने पढ़ाया नहीं है। मुझे लगा तुम लोग सब लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। सो इफ यू वांट टू सी, ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। देयर इज ए पैरेलल स्लैब, a light ray incident at angle theta, it gets refracted at angle of refraction theta by 2, then you have to find time spent by light in this slab, width of the slab is w, और you know that light का speed vacuum में c है, तो c is a known quantity, इसके टर्म में बताना है। तो c and theta and w, ये तीनों का टर्म में आंसर आना चाहिए। बच्चों टाइम स्पेंड निकालना है, तो सबसे पहले नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम दे दिया बी। तो लाइट का ये पाथ स्ट्रेट लाइन ए बी है ना? तो अगर मुझे टाइम स्पेंड निकालना है तो मुझे चाहिए ए बी डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, इसमें क्या है लाइट का v। तो ए बी मुझे पता है क्या? ए बी नहीं पता है। ए मान लो ये पॉइंट को डी ले लेता हूं, ए डी पता है, ए डी डब्ल्यू है। तो अभी अभी तो किया था हमने, ए बी हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा बाई 2, है ना? बिकॉज ए बी कॉस थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए डी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। लेकिन v तो पता नहीं है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा c बाई म्यू, लेकिन म्यू तो दिया नहीं मैंने। बट यू नो दैट कि यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है हमने, है ना? तो अभी हमारा टारगेट कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों? म्यू निकालने पे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या करना है? यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है ना? तो स्नेल्स लॉ से क्या लिखूंगा? एक सेकंड में इसको थोड़ा यहीं पे लिख लेता हूं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू इंटू साइन थीटा बाई 2। और मानसी एक और फॉर्मूला देखो सीखने को मिल रहा है, साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई 2। सो यहां से म्यू कितना आ गया? म्यू इज 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना? सो v क्या हो जाएगा? c अपॉन 2
cos थीटा बाई 2। सो टाइम स्पेंड t जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू w अपॉन cos थीटा बाई 2 इंटू v को लिख लेंगे c बाई 2 cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 चला गया 2w अपॉन c। जिन जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था, क्या वो उनको लग रहा है कि हाँ यार ये टफ सवाल तो नहीं था? राशि ने भी सॉल्व कर लिया, प्रसाद गीते ने भी सॉल्व कर लिया था। बाकी बच्चे तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था बच्चों। ये पैरेलल स्लैब्स में बहुत सारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट और लास्ट का भी हमने म्यू नॉट ही दे दिया है। एंड देन मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 1, फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट साइन आई इक्वल टू म्यू 1 साइन थीटा 1। क्योंकि स्लैब पैरेलल है दैट्स व्हाई ये एंगल भी थीटा 1 है। अगर ये सरफेस अलग होता, इंक्लाइंड होता, तो ये थीटा 1 नहीं होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दैट केस यहां पे लगाएंगे तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 एंड सो ऑन। फाइनली प्रूफ हो गया ये। आई इज इक्वल टू ई आ गया। सो फाइनली इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इनिशियल इंसिडेंट रेज। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखा, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। So image formation due to refraction at plane surface। तो ये जनरली समझाने के लिए सबसे पहले लेते हैं स्विमिंग पूल का एग्जांपल कि नीचे वाटर है, प्लेन सरफेस है, ऊपर एयर है, एंड देन यू आर सीइंग फ्रॉम हियर, और तुम्हें दिखता है जो बेस है स्विमिंग पूल का, जितना डेप्थ होता है उतना डेप्थ नहीं दिखता है। तुम्हें लगता है कि डेप्थ तो कम है, तुम भी जा सकते हो, तैरना आता नहीं, तुम चले जाते हो, तो पता चलता है यार ये तो धोखा हो गया। और चैतन्य के साथ हो जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। चैतन्य आती है स्विमिंग? नहीं आती सर। ओहो, हाइट भी कम है यार, हमारी भी हाइट सर लॉकडाउन में बढ़ गई। लॉकडाउन में बढ़ गई सर क्या? एक्सरसाइज कर लिया ऐसा? एक्सरसाइज कुछ नहीं किया सर। क्या बात है, भगवान की देन। चलो तो बच्चों यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ रखा हुआ, सपोज क्वाइन है या कुछ भी है, तो बेस को देख रहा है कोई यहां से। सो सर्टेनली जो रेज यहां से निकल रहा होगा, थोड़ा दूर दिखा रहा हूं मैं समझाने के लिए। आफ्टर रिफ्रैक्शंस इस ऑब्जेक्ट को तुम तभी देख पाओगे जब यहां से रेज जो निकला तुम्हारे आई तक पहुंचे। चूंकि ये यहाँ पे वाटर है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, सो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और एक रेज ऐसे भी ले लो जो सीधे गया, जस्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे गया, सीधे चला जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। म्यू साइन आई, अगर आई 0 हुआ, नॉर्मली आया है मतलब आई 0, कुछ बच्चे बोलते हैं आई 90, एंगल 0, आई 0 तो आर भी 0, चाहे म्यू 1 म्यू 2 कुछ भी हो। सो यू आर रिसीविंग दिस रेज, इसको क्या करो, आगे बढ़ा दो। तो कम से कम 2 रे हमने देखा, और भी रेज ड्रॉ करना है तो और भी ड्रॉ कर सकते हो।
ऐसे गया, after refraction it will bend away from the normal, so you will receive these rays. ये सारे रेज को तुम देख पा रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि ये सारे रेज एक्चुअली यहां से आ रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट था एक्चुअली तुम्हें ये दिख रहा है, ये एलिवेटेड दिख रहा है, ये पॉइंट्स जहां पे है एक्चुअली उससे थोड़ा शिफ्ट दिख रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा कि एक्चुअल डेप्थ ये है, या रियल डेप्थ इसको बोलते हैं। दिस इज रियल डेप्थ, बिकॉज स्विमिंग पूल से मोस्टली समझाते हैं तो ऐसे बोल देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, जो हमें दिख रहा है, अपरेंट डेप्थ। है ना? तो मुझे ये निकालना है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, हाउ इट इज रिलेटेड। और जब भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है दैट इज फॉर नॉर्मल व्यू, पढ़ना भी है नॉर्मल व्यू के लिए। एंगल पे अगर देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल होंगे। अथर्व निरहाली, समझ में आ रही है चीजें? हाँ सर। ठीक है, ये तो 10th में भी पढ़े होगे। जी सर। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। गार्गी अभी कंफर्टेबल हो थोड़ा सा डायग्राम में? हाँ सर। इतना उदास होके क्यों बोल रही है? थोड़ा एनर्जेटिक रहो। देखो हाँ। चैतन्य की आवाज में कैसी चहक रहती है। चैतन्य, हाँ सर। देखो एकदम लगता है एनर्जी है। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है चैतन्य। चलो बच्चों। सर 1 मिनट। अच्छा ठीक है, पीछे लेता हूँ। सो अगर इसमें मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पे फिश इज सीइंग द वर्ड्स इमेज, तो वर्ड्स से रेज निकलेगा। ये ध्यान देना है, जिसको देखना वहां से रेज निकली, जिस ऑब्जेक्ट को देखना वहां से रेज निकलेगा, जो देख रहा है उसके पास पहुंचेगा। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं क्लियर होता है। अब बताओ ये रेज क्या होगा? इट विल बेंड्स टूवर्ड्स डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाटर है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। तो देखना ये रे इधर बेंड हुआ, अगर इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये थोड़ा पीछे जाएगा, है ना। और भी एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इट विल अगेन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये सबको बढ़ा दो तो ये जो हाइट है बर्ड की h, ये हो जाएगा यहाँ पे रियल डेप्थ। यहाँ पे भी वर्ड वैसे ही बोल देते हैं रियल डेप्थ, और ये दूसरा हो जाएगा अपरेंट डेप्थ, ये ज्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे और कौन देख रहा है, किस मीडियम में। ठीक है, सो वी विल डेराइव। किसी केस में ज्यादा होगा, किसी केस में कम होगा। तुम्हें पता चल रहा है किस केस में ज्यादा कम होगा। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेते हैं। बच्चों ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, सॉरी रिफ्रैक्शन। ये आई है तो ये भी हो जाएगा आई, और नाउ यू कैन गेस, इसको जस्ट एक्सटेंड किया है, सो दिस बिकम्स आर।
और मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल व्यू का, नॉर्मल व्यू का बात कर रहा हूं, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के नजदीक है बहुत, दैट मीन्स आई एंड आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। सो नाम देता हूं ओ, ये हो गया इमेज आई, ये पॉइंट को ले लेते हैं सपोज पी, ये पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स एम। मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनफैक्ट इसको ले लेता हूं म्यू1 और इसको ले लेता हूं म्यू2, जनरल ले लेता हूं। अभी नहीं पता म्यू1 बड़ा है कि म्यू2, अभी तो मैंने ऐसे दिखाया कि म्यू2 छोटा है म्यू1 बड़ा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, बट फॉर्मूला सबके लिए वैलिड रहेगा। सो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, दिस इज फॉर्मूला स्नेल्स लॉ। चूंकि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो साइन आई इज इक्वल टू होता आई और tan आई इज इक्वल टू भी होता आई, कब? जब एंगल छोटा होता है। तो मानसी बाकी बच्चे भी जान लें, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाता है, इज इक्वल टू tan थीटा होता है, कब? जब थीटा स्मॉल है। प्रतीक याद है? प्रतीक कोटे, मुझे तो नाम ही नहीं पूरा पता था प्रतीक का, सिर्फ हाँ प्रतीक सर, पता था। यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है ठीक है, आपसे। तो साइन आई को मैं लिख सकता हूं tan आई, तो म्यू1 tan आई इज इक्वल टू म्यू2 tan आर, बिकॉज नॉर्मल व्यूज है। tan आई को क्या लिखेंगे यहां से देखो, tan आई इज pm अपॉन po, दैट इज इक्वल टू म्यू2 इंटू tan आर, देखो pm अपॉन pi। सो इससे बहुत सिंपल से आ गया, pi अपॉन pm, सॉरी po, दैट इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, या सिंपली लिखें पी आई इज इक्वल टू, ऐसा लिख देते हैं पी आई इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इंटू पीओ। पी आई को हमने कहा था बच्चों अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इंटू रियल डेप्थ। क्लियर? क्लियर सर। अब कहोगे सर ये म्यू2 म्यू1 भूल जाएंगे क्या? याद रखना म्यू2 बाई म्यू1 रट्टा ही मार लो। कहोगे सर किसको म्यू2 लें किसको म्यू1 लें? म्यू1 का मतलब रेज इनिशियली किस मीडियम में है, म्यू2 का मतलब रेज फाइनली किस मीडियम में जा रहा है, मतलब 1 से 2 जा रहा है रेज। तो ये ध्यान देना है, म्यू1 किसको लेंगे? जिसमें इनिशियली रेज है। म्यू2 किसको लेंगे? जिसमें फाइनली रेज जा रहा है, रेज ट्रैवलिंग दैट मीन। ये कन्वेंशन हो गया। तो जब हम बात कर रहे थे बच्चों कि अगर एक डेप्थ है स्विमिंग पूल का, रियल डेप्थ है h, और तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, व्हाट विल बी द डेप्थ यू विल रियलाइज। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू है, कहोगे h बाई म्यू, अपरेंट डेप्थ जो होगा म्यू2 क्या हो गया 1 अपॉन म्यू1 म्यू इंटू रियल डेप्थ, h बाई म्यू हो जाएगा, कम हो जाएगा।
है ना। और अगर कोई बर्ड इज फ्लाइंग और उसको क्या कर रहा है कोई नीचे से, फिश इज वॉचिंग द बर्ड, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल h है तो इसको सरफेस से कितना ऊपर दिखेगा? म्यू इंटू स्मॉल एच। म्यू इंटू स्मॉल h हो जाएगा, बिकॉज रेज इनिशियली किस में, एयर में, तो μ2 क्या हो जाएगा, μ1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू स्मॉल h। दिस इज द हाइट द फिश विल ऑब्जर्व, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द शिफ्ट, शिफ्ट कितना हुआ है, ये हो गया अपरेंट डेप्थ। तो अगर मैं शिफ्ट का फॉर्मूला पूछूं, शिफ्ट इज इक्वल टू h minus h by mu। h माइनस एच बाई म्यू, मैं फॉर्मूला जनरल लिख लेता हूं μ2 बाई μ1 इंटू, mu1 है। ऐसे लिख लेता हूं, है ना। दिस इज शिफ्ट, दैट मीन्स h इंटू 1 माइनस μ2 बाई μ1। अगर ये 1 है तो यहाँ पे μ2 1 हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा अब थोड़ा सा। चलो मैं दो ही लेके समझाता हूँ, फिर तीसरा लूंगा। अब बच्चों दो पैरेलल स्लैब है, एक सपोज T1 डेप्थ का है, T1 थिकनेस का, दूसरा स्लैब T2 थिकनेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 इक्वल टू 1। और तुम देख रहे हो यहां से, यहाँ पे सपोज एक कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन का डेप्थ तुम क्या देखोगे, है ना। देखो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉइन का डेप्थ, तो यहाँ पे देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, अब ये कहीं बनेगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, है ना। अब ये कितना रिफ्रैक्ट होगा उस पर पता चलेगा कि क्या होगा। और इसका डायग्राम थोड़ा मैं सही से ड्रॉ करता हूं। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूं, अब ये कहां जाएगा नहीं पता, मतलब कहीं आ रहा है। तो एक्चुअली अगर नेट जो देखेगा ये आदमी इस ऑब्जेक्ट का, तो नेट तो ये देखेगा, ये वाला पार्ट यहां तक, तो ये नेट डेप्थ इसको कितना दिखेगा, ठीक है, नेट शिफ्ट कितना हुआ है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। मैं एक बार प्रूफ कर लेता हूं सो दैट कि तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी रहे। ये पॉइंट पहला इमेज बना है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सरफेस, और ये जो है दूसरा इमेज बना है। इस आदमी को कौन सा इमेज दिखेगा, I2 दिखेगा, I1 नहीं दिखेगा, O नहीं दिखेगा। दिस पर्सन विल सी I2। सबको क्लियर? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैंने कहा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां से तुम देख रहे हो, यहां से बाहर से, तो तुम्हें कहाँ पे इमेज दिखेगा। मैं एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, फॉर्मूला तो अभी निकालूंगा। तो रेज का रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा, रेज का रिफ्रैक्शन यहाँ दूसरे सरफेस पे भी होगा, और फाइनली रेज गया ये। सो यू विल रिसीव दिस रेज, ये रेज को रिसीव कर रहे हो, और ये रेज फाइनली तुम्हें यहां से आते दिख रहा है I2 से, तो ये तुम्हें दिखेगा, I1 नहीं दिखेगा, O नहीं दिखेगा। ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार प्रूफ कर लेता हूं। मान लो मुझे ना निकालना है AI1। AI1 तो एपरेंट डेप्थ होगा बच्चों, किसके लिए,
फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। यहां से चीजें एकदम समझना शुरू कर दो, अदरवाइज फिर ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। रे डायग्राम पे फोकस करो। मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, उसके कारण उसके लिए T1 will be the real depth और AI1 will be the apparent depth। तो μ2 by μ1 into T1 होगा। और इसमें जिसको नहीं समझ में आए जरूर पूछ लेना। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, for second refraction, what is up real depth? T2 होगा ना सर सेकंड वाले के लिए? AI1 किससे मैं पूछूं? हाँ चलो, कोई कोई बता रहा, नाम देखता हूं मैं। अथर्व निरहाली बताओगे कि क्या लिखे हैं सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए? व्हाट इज रियल डेप्थ? इज इट T2? इज इट T1 प्लस T2? इज इट T2 प्लस AI1? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। प्रसाद गीते कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सेकंड होगा ना? थर्ड, प्रसाद ने कहा थर्ड। बहुत बढ़िया प्रसाद, थर्ड। सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए रेज इसको कहां से आते दिख रहा है? यहां से, I1 से। तो ये हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट। सारे लोगों को क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। राशि ने बता दी थी। राशि क्या बताई थी? B1 तो अच्छा पुराना है, कुछ बता रही थी। गार्गी, राशि ने बता दी। सो सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला मैं लिखूं? व्हाट इज अपरेंट डेप्थ? जो फाइनल उससे दिखेगा, दैट इज इक्वल टू μ2। μ2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? μ0। μ1 के जगह पे क्या हो जाएगा? सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए रेज जा रहा है μ0 में और शुरुआत में μ1, तो μ2 की जगह पे μ0 और इसके जगह पे μ2। बहुत बढ़िया। इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ अभी बताया, T2 प्लस AI1। सो यहाँ देखो अपरेंट डेप्थ, जो फाइनल अपरेंट डेप्थ आ रहा है μ0 बाई μ2 T2 प्लस AI1 जो हमने निकाला वो लिख लेते हैं, μ2 बाई μ1 इंटू T1 एंड पुट द वैल्यू। μ0 को तो बाहर रहने देते हैं। μ0 क्या रहा? μ2 को अंदर ले ले, T2 बाई μ2 प्लस T1 बाई μ1, है ना? ऐसा आया है। अगर μ0 1 है तो T2 बाई μ2 प्लस T1 बाई μ1। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? हाँ। So, सारे बच्चों को एक क्लियर अब हो गया होगा कि इफ देर आर मेनी स्लैब्स T1, T2, T3, T4 और ये μ0 है, μ0 अगर 1 ले लेंगे तो और आसान है। तो उस केस में अगर अपरेंट डेप्थ देखा जाए तो μ0 इंटू क्या हो जाएगा? T1 बाई μ1, इसका है μ1, इसका है μ2 एंड सो ऑन। T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3 प्लस प्लस सो ऑन। दिस इज द अपरेंट डेप्थ। क्लियर ना? कितने भी स्लैब हो, यस
बहुत ही इजीली हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और अगर Yes, sir. पूछा जाए शिफ्ट कितना हुआ है, तो एक्चुअल डेप्थ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, और अपरेंट डेप्थ है म्यू नॉट इंटू T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 सो ऑन। ठीक है, मैं उतना अच्छा से लिखा नहीं, फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ अच्छे से। So shift will be T1 into 1 minus म्यू नॉट, अभी रहने देता हूँ, म्यू नॉट का 1 वैल्यू मोस्ट ऑफ द केस में रहेगा, प्लस T2 into 1 minus म्यू नॉट बाई म्यू 2 प्लस T3 into 1 minus म्यू नॉट बाई म्यू 3 plus so on. This is the formula for shift. Okay. तो अच्छी बात में बहुत सारे सवाल हैं, मैं दूंगा करने के लिए आज, तो ये भी लिख लो। मान लो एक स्लैब दे दिया, ये T1 का है और दूसरा ग्लास स्लैब है T2, और ये कुछ रखा हुआ हाइट पे, एयर का हाइट है h, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट O, यहाँ से देख रहा है। सो व्हाट इज अपरेंट डेप्थ, कितना डिस्टेंस पे दिखेगा? दिस इज एयर, T2 by mu2 plus H plus T1 upon mu1. गुड। सो एक्चुअली जो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एयर है ना, तो अभी हमने लिखा था अपरेंट डेप्थ क्या होता है, T1 म्यू नॉट बाई म्यू 1, तो T1 बाई म्यू 1 प्लस ये एयर है, इसको भी एक स्लैब मान लो बीच में, और मुझे पता है कि एयर है तो म्यू नॉट और ये दोनों सेम ही रहेगा, तो सिंपली H रह जाएगा, इसका कोई शिफ्ट नहीं आएगा, ये H ही रहेगा, और ये हो जाएगा T2 बाई म्यू 2। दिस इज अपरेंट डेप्थ। अगर शिफ्ट की बात करें तो ग्लास स्लैब के कारण कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो म्यू इंटू सॉरी शिफ्ट क्या हो जाएगा, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1, ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट नहीं है, T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2, ये हो जाएगा शिफ्ट, इतना ऊपर दिखेगा जो रियल है उससे। अब कहोगे सर आपने ये क्यों कराया, बिकॉज मैं कुछ ऐसा सवाल पूछने वाला हूं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, अभी मैं ऐसे दिखाया था, अब थोड़ा पैरेलल स्लैब ऐसे ले लिया, एंड दिस इज द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और मैं यहां से देख रहा हूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट O। तो ये ऑब्जेक्ट O मुझे कहां दिखेगा, कितना डिस्टेंस पे दिखेगा? सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम, है ना। ये डिस्टेंस सपोज है x0, मुझे ये सरफेस से कितना पीछे से दिखेगा ये मुझे बताना है। ओके बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक रे डायग्राम स्टार्ट करता हूं। रे इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, ये लगेगा कि रे कहां से आ रहा है, कहीं यहां से आ रहा है, ये O डैश, लेकिन एक्चुअली तुम O डैश नहीं देखोगे, रेज यहां से फिर रिफ्रैक्ट होगा। अब क्या होगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर मीडियम में गया, इसको बढ़ा दो, ये हो जाएगा O डबल डैश। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व
you will see O double dash, not O, not O dash. So तुम्हें कहाँ दिखेगा O double dash? What is the real depth, apparent depth? ये कितना है? या मैं पूछूं कि what is the shift? O double dash कितना होगा? तो क्या तुम अभी जो पिछला सवाल हमने कहा था तो उसके अकॉर्डिंगली तुम बता सकते हो कि शिफ्ट में किसका रोल, एक्स नॉट का रोल रहेगा कि नहीं? राइट। एक्स नॉट का रोल शिफ्ट में रहेगा कि नहीं? एक्स नॉट का एयर स्लैब मान लोगे? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा रोल। t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है ना? और मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूं, यू कैन प्रूफ। किसी का म्यूट, दो मोबाइल से लगता है कनेक्टेड है और अनम्यूट है। सो ये HC वर्मा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जाके देख लेना, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये प्रूफ किया हुआ। सर इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं ना? उल्टा करके मतलब? मतलब जैसे हम पैरेलल लेते हैं वैसे ही इसको भी इस साइड से देखेंगे, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। यहां से देख रहे हैं, हाँ ऐसा ना, ऐसा यही करना चाह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ। तो ऐसे ही, हाँ वही चीज को मैंने ऐसे दिखा दिया, जान के दिखा दिया, ऐसे सेम ही चीज है ना। लेकिन अब भी ऐसे ऐसे हर बार दिखाऊंगा तो फिर ऐसे वाला में सडनली हो जाएगा, तो अब ऐसे दिखा दिया। ओके, तो आगे Yes, बढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब समझना एक और चीज बच्चों, अगर रेज ऐसे जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ O से, तो तुम यहां पे देख रहे हो, लग रहा O डबल डैश से आ रहा है। मैं उल्टा करता हूं, मैं कहता हूं अगर रेज को ऐसे सेंड किया, बहुत सारे रेज को, ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, और रेज were going to converge at this point, rays are going to converge at this point, but ये पैरेलल स्लैब बीच में आ गया, तो क्या पैरेलल स्लैब अब डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा? क्या अभी भी ओडब्ल्यूएस पे करेगा? कहोगे नहीं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट शायद मैंने बोला था, अगर ये ऐसे ऐसे Yes. ऐसे जा रहा है, अगर इसको कहीं से वापस सेंड कर दिया तो ये पूरा पाथ रिट्रेस करता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो जाएगा, तो ये अभी ऐसे जाते हुए यहां चला जाएगा, मतलब आने वाला था यहां, बट ये ग्लास स्लैब उसको दूर लेके चला जाएगा। कितना? इतना दूर। यहां है, डाइवर्ज कर रहा, तो ये ग्लास स्लैब के तरफ चला जाएगा, और कन्वर्जिंग रेज अगर इंसिडेंट हुआ उस पे, तो वो अवे फ्रॉम चला जाएगा। समझा ये कुछ? अगर ग्लास स्लैब पे डाइवर्जिंग रेज इंसिडेंट हुआ तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ग्लास स्लैब शिफ्ट करा देता है टुवर्ड्स ग्लास स्लैब t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू का। लेकिन अगर इस पे कन्वर्जिंग रेज ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज करने वाला था यहाँ पे, तो ये दूर शिफ्ट करा देता है उतने ही मैग्नीट्यूड से, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू से। क्या मेरी बात समझ में आ गई गौरव? हाँ सर। अब मैं इतना समझाऊं क्योंकि इसके पीछे सवाल मैं पूछूंगा। हाँ सर। समझा। सो बच्चों, सेकेंड लास्ट सवाल है आज का। क्या क्या एक ऑब्जेक्ट ले लिया है,
और एक ग्लास स्लैब भी है। ये 6 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब है। म्यू दिया हुआ है 1.5। R इजकल टू दे दिया कुछ, कितना दे दूं? $60 सेंटीमीटर और म्यू क्या है सर? म्यू इजकल टू 1.5। और एक ऑब्जेक्ट है ये, R हो गया, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स फोकल लेंथ हो गया 30, है ना? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? हाँ वो दे रहा हूं मैं, एक सेकंड। दे रहा हूं, सपोज ये हो गया 42 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इजकल टू 42 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है लोकेट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। जो सॉल्व कर लिया मतलब बहुत अच्छी बात है। देखो तुम लोग सोचोगे सर ये 42 क्यों दे दिया यार, 40 देता, 45 दे देते, थोड़ा आसान दे देता। एक्चुअली देखो कि रेज विल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और इससे रिफ्रैक्शंस के बाद, 2 रिफ्रैक्शंस के बाद ये फाइनली कहां से आते दिखेगा, यहां से। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है जब ये प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर पे इंसिडेंट हुआ, तो ये शिफ्ट हो गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये निकाल लो, शिफ्ट हो गया t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये वैल्यू पुट करोगे तो 2 सेंटीमीटर। सो समझना, सारे बच्चे कैच कर लिए होंगे कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 42 नहीं 40 सेंटीमीटर है। सो u विल बी -40। क्या गौरी समझा क्या तूने? फॉर द मिरर, कर्व्ड मिरर, u is not 42, it is 40. निसर्ग? हाँ सर। अब क्या करना है, v निकालना है। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहीं तो जा रहा होगा, तो v निकालते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस। For reflection from mirror, v इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, ऐसे लिखा था क्या? मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूं। तो -30 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, इतना इंटू u होता था ना। - 120 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले लोगों ने क्या आंसर बता दिया, 120। लेकिन अब सबको समझ में आया कि 120 पे कन्वर्ट करने वाला था। लेकिन देखो मैंने यही बेस तैयार किया था कुछ देर पहले। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ सर ने हिंट दे दिया था। दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज एट 120, बट क्या होगा, दिस विल
कन्वर्ज 2 सेंटीमीटर अवे। समझा क्या ये? हाँ सर अभी समझा। तो मैंने जो हिंट दिया था, देखो यहाँ पे हिंट दिया था इफ इट इज गोइंग टू कन्वर्ज हियर, तो यहाँ पर नहीं कन्वर्ज होकर के 2 सेंटीमीटर मतलब सिर्फ इधर होगा। देखो यहाँ भी बताया था इफ रेज आर सेंट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ नहीं कन्वर्ज होके यहाँ कन्वर्ज होगा। कितना शिफ्ट होगा? ये। तो ये हिंट अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो आंसर विल बी 122 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और साइन के साथ कहोगे तो -122। तो श्रेयस बताओ कि मजा आया इस सवाल में? यस सर। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें टी क्या लिया था, 6 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? एक्चुअली मैंने 6 दिया था टी। दिखाऊं क्या पिछला पेज? ये 6 सेंटीमीटर है, 60 अच्छा सेंटीमीटर ये लिखा है। सी है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है यार। नहीं सर ठीक है। बच्चों ये प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर है, तो कहोगे सर ये आप ऐसा थिकनेस क्यों दिखा रहे हो? मतलब ये थिक प्लेन मिरर है। जनरली घर पे रहता है कुछ तो थिकनेस रहता है ग्लास का। अभी तक हम लोग प्लेन मिरर में ना वो थिकनेस नहीं लेते थे, ऐसे सिल्वर कर दिया, मतलब बहुत थिन लेता था। बट कुछ तो थिकनेस होता है। अच्छा मिरर लोगे तो वो थोड़ा थिक होता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां से ये सपोज x0 डिस्टेंस पे है और ये थिकनेस t है। फाइंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ O फ्रॉम O itself। ये आज का लास्ट सवाल। फाइंड मतलब जैसे फ्रॉम ऑब्जेक्ट O तुम देख रहे हो अपना इमेज, तो तुम्हें अपना इमेज खुद से कितना पीछे दिखेगा? ठीक है। मैं तो रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं और फिर उसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा। इसके रे डायग्राम को समझना बच्चों कि ये रेज कैसे कैसे जा रहा है। Rays will incident first here, then it will refract। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस प्लेन मिरर, इस रिफ्रैक्शंस के लिए रेज कहां से आते दिखेगा? कहीं यहां से आते दिखेगा O डैश। देन यहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस मिरर, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये मान लो नाम दे दिया M, ये नाम दे दिया N। तो इस प्लेन मिरर के लिए, इस सरफेस सिल्वर्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी M O डैश। तो यहां से कुछ डिस्टेंस पे यहां पे हो जाएगा इमेज I1। तो ये I1 कितना डिस्टेंस होगा?
कैन यू से कि mi1 विल बी इक्वल टू mo dash एंड देन यहां से फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं ज्यादा ही अभी दिखा दिया। बहुत सारे बच्चे रे डायग्राम एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ा पहले बन जाएगा। ये सपोज I2 है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो फाइनली I2 पे इमेज दिखेगा। तो मैं पूछ कौन सा डिस्टेंस रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं OI2 क्या होगा। सो तुम्हें दिखेगा कौन सा रे, यू विल रिसीव दिस रेज। तुम्हें I2 दिखेगा, I1 नहीं दिखेगा, O डैश नहीं दिखेगा, I2 दिखेगा। चलो इसको तो मैंने जो रे डायग्राम ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंगली तो तुम लोगों को देता हूं सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करके बताओ। मैं तो शॉर्टकट बता देता हूं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे। मैं अगर कहूं कि ये आदमी ओ को, मतलब ऑब्जर्वर ओ को, ये जो मिरर जो सिल्वर्ड सरफेस है कहाँ दिखेगा, कितना डिस्टेंस पे दिखेगा? क्या इसको x0 प्लस टी दिखेगा कि x0 प्लस टी बाई म्यू दिखेगा कि x0 प्लस टी इंटू म्यू दिखेगा? फॉर दिस ऑब्जर्वर ये सिल्वर्ड सरफेस, सोचो कि ये सिल्वर्ड सरफेस पे ना एक कौन सा कलर डॉट ले लूं, एक येलो डॉट पुट किया हुआ है सिल्वर सरफेस पे। तो ये येलो डॉट इसको कितना डिस्टेंस पे दिखेगा? 1 2 3। लग रहा है। जल्दी से बताओ, देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 लग रहा है। अरे यार 3 2 3 2 मतलब 1 2 थर्ड 3 x प्लस टी, यार x तो प्लस मैंने टी, रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया। सर x प्लस टी हो ना। x प्लस टी म्यू। 1 2 3 कौन सा? थर्ड 2 तो लोग सब लोग पिटाओगे यार, मैं सीरियसली पिटता अभी क्लास में होता था। 2 मैं रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ओ को देखना, मैंने क्या बताया था, जिसको देखना वहां से रेज निकलेगा। देखो रे डायग्राम, उसके बाद ये क्या होगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। तो ये कम छोटा दिखेगा ना, तो टी बाई म्यू 2 होगा ना, सही इजंट इट? यस सर। यस सर। अभी दिखा कि नहीं कि सर जो डांट रहे हैं वो सही डांट रहे हैं यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। मैं कह रहा था ये डॉट को किधर दिखेगा, तो ऐसे रेज निकलेगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा होगा टी बाई म्यू। तो एक्चुअली इस ओ को दिख रहा है कि मिरर जो है ना हमारे से x0 प्लस टी बाई म्यू पे है, तो इमेज तो उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा ना। मिरर से जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पीछे बनेगा। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x0 प्लस 2t बाई म्यू, इजंट इट? समझा कि नहीं समझा? यस सर। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। एक चीज इसमें और पूछता है, मेडिकल में ऐसे सवाल आता है ना कि ये एक मिरर में है तो बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट इमेज है, कौन सा क्लैरिटी आती है इमेज की।
तो बच्चों एक सवाल ये होता है कि कोई भी सरफेस है ना, वहां रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, कोई भी, जैसे वाटर में तुम जाते हो देखने स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में तुम देखते हो तो तुम्हें अपना चेहरा भी दिखता है और बेस भी दिखता है। तो तुम अगर यहां से देख रहे हो ना, तो क्या होता है कि लाइट रेज तुम्हारे ऐसे सरफेस से ऐसे निकला और ऐसे भी चला गया, ऐसे तो ये रिसीव किया तो तुम्हें अपना चेहरा दिखता है, और बेस से जो लाइट रेज हुआ वो रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, अगर नीचे प्लेन मिरर रख देंगे तो तुम्हें अपना इमेज इस सरफेस से भी दिखेगा, यहां से भी दिखेगा, लेकिन कितना परसेंट रिफ्रैक्ट होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ग्लास है तो यहाँ पे ना रेज आया, अगर मान लो 100 रेज आए तो 2-3 रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, बट यहाँ रिफ्रैक्ट ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्ट हो गया सपोज 95 रेज, और रिफ्रैक्ट हो गया 95 रेज, तो अब क्या होगा, चूंकि ये सिल्वर्ड है तो कोई भी रे ट्रांस इधर नहीं जा रहा है, रिफ्रैक्ट अब नहीं हो रहा है, तो अब सारे 95 रिफ्लेक्ट हो गए। अब 95 रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर से यहाँ पे आया, फिर से इसमें से 5 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 90 चला जाएगा। तो ये जो रेज पहुंचा, तुम इस रेज को देख रहे हो, तुम्हें कहीं इमेज दिखेगा, तुम ये रेज भी देख रहे हो तो भी इमेज दिखेगा। तो इसके कारण जो हो रहा है उसको कह रहा है फर्स्ट इमेज, इसके कारण जो हो रहा है उसको कह रहा है सेकेंड इमेज। ठीक है, फिर ये जो इंसिडेंट हुआ फिर ये आएगा, लेकिन ये तो 5 ही गया है, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे करके जो बन रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा इमेज ज्यादा क्लैरिटी का होगा, किस इमेज का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, सेकेंड वाला का, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो ये मेडिकल में सवाल पूछता है, बड़ा परेशान करते हैं यार मेडिकल वाले, है ना, कुछ कुछ भी पूछ देते हैं। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब स्टॉप कर देता हूँ। तो सारे बच्चे HCV एक्सरसाइज 14 to 23 इतना तो मस्ट है। तनुषा क्लियर? हाँ सर। एंड कर रहा हूं मैं।